फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल मैथ्स विथ नीलम। हम सभी ईवीएस के 8 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। अब मैं आपको चैप्टर 9 कंप्लीट करवाने वाली हूँ। देखिए, हम पूरी ईवीएस हिंदी में, पूरी ईवीएस इंग्लिश मीडियम में एंड फिर हम साइंस भी करेंगे। तो आपको एनसीईआरटी का पूरा ओवरऑल मटेरियल मेरे चैनल पर मिल जाएगा। और मैथ्स में भी हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम बुक को लेकर के ही सॉल्व करते हुए आपके लिए नोट्स प्रोवाइड करेंगे। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सभी न्यू नोटिफिकेशन मिल सके। अब जो चैप्टर 9 है उसका नाम है बादल आए बारिश लाए। बादल आए बारिश लाए। अब देखिए, कहीं ना कहीं इसका जो संबंध होगा, रिलेशन होगा, वो बारिश और बादल है। अब सबसे पहले अप्पू यहाँ पर एक हाथी है, उसको केला बहुत पसंद है तो वो केले डेली तोड़कर खाता है, ठीक है। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि केले का जो पेड़ था वो मुरझाने लगा। क्यों मुरझाने लगा? क्योंकि उसे बहुत दिनों तक पानी नहीं मिला, बारिश नहीं हुई। अब बारिश नहीं हुई तो अप्पू ने, जो हाथी था, उसने अपनी सूंड में पानी भरा ट्रंक में और पानी पौधे को देने लगा, पेड़ को देने लगा, नहला दिया पूरे केले के पेड़ को। और जैसे ही पानी मिला तो केले का जो पेड़ था वो खिल उठा। मतलब ये हुआ कि पानी की कमी से जो केले के पत्ते थे, केले का पेड़ था, वो मुरझाने लगा था। तो अप्पू ने बोला कि अब मैं रोज तुम्हें पानी दूंगा ताकि तुम मुझे मीठे मीठे फल दो। तो इस तरह से आप बच्चों में इस बात को बताएं कि यदि हम रोज रोज पौधों में, वृक्षों में पानी देते हैं तो वो हरे भरे खिले खिले रहते हैं और हमें जो भी उनसे फल मिलते हैं वो तभी मिलते हैं। तो इस तरह से बच्चों को पेड़ पौधों, पर्यावरण के प्रति आप शिक्षा दे सकते हैं। अब बादल आए पर एक कविता यहाँ पर है। आप इस कविता को मैं धीरे धीरे बता रही हूँ। गोरे गोरे काले काले बादल आए जादू वाले, कुत्ता गैया हाथी घोड़ा और कभी हंसों का जोड़ा। इस तरह ये कविता है जो कि लिखी है हरीश निगम ने लिखी है। चकमक काव्य एकलव्य से ली गई है। कहाँ से ली गई है? चकमक काव्य एकलव्य से ली गई है ये कविता। फिर आगे बात हो रही है हमारे पास कि बादलों के बारे में बच्चों से आप प्रश्न कर सकते हैं, इस कविता का आशय पूछ सकते हैं। बादल आपको दिखाई देते हैं या इंद्रधनुष कब दिखाई देता है, इस तरह बारिश और बादल से संबंधित आप चित्र बनवा सकते हैं। फिर आप एक पेडागॉजी क्वेश्चन है वो देखेंगे। बच्चों के बारिश के अनुभव को सुनने से बारिश से होने वाले प्रभावों, अच्छे या बुरे, दोनों पर गहराई से चर्चा करें। देखिए, बारिश जो है ये अच्छी भी है और बुरी भी है। मतलब इसका जो प्रभाव है वो अच्छा भी है और बुरा भी। अच्छा मतलब जब होती है तो चारों तरफ हरियाली आ जाती है, जो भी पानी की कमी होती है वह दूर हो जाती है। लेकिन ज़्यादा बारिश बाढ़ की संभावना को लाती है। तो इस तरह से बच्चों से भी पूछें वो किस जगह रहते हैं और उनके यहाँ पर किस तरह का बारिश से प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह से आप बच्चों से इस बात पर भी चर्चा कर सकते हैं। तो आपका जो चैप्टर 9 था बादल आए बारिश लाए में पर्यावरण के प्रति बच्चों को जागरूक करने के लिए बारिश, पेड़ पौधे, इन सभी के बारे में बताया गया था। अब हम अगला चैप्टर देखते हैं। चैप्टर का नाम है काम अपने अपने। काम अपने अपने मतलब देखिए, आपको इस चित्र में बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही है। यहाँ पर डाकघर है, यहाँ पर कुछ लोग मकान बना रहे हैं, यहाँ पर एक लड़की गाड़ी चला रही है, यहाँ पर कुछ लोग दौड़ रहे हैं, यहाँ पर ये व्यक्ति योगा कर रहा है, इस तरह से कुछ बच्चे खेल रहे हैं। तो काम अपने अपने में क्या है कि सब लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। यहाँ पर रोज की तरह बलबीर नाश्ता करके पहुँच गया दुकान, चाय की दुकान पर। आज उसके साथ गांव से आया उसका भाई सतविंदर भी था। चाय वाले ने चाय पकड़ाते हुए कहा, लो अखबार भी पढ़ो। तो इस तरह से सभी अपने
अपने कामों में बिजी हैं। अब दूसरा वाला जो चित्र है, इसमें आपको एक अस्पताल दिखाई दे रहा है, हॉस्पिटल दिखाई दे रहा है, मेडिकल है, स्कूल है, एक सब्जी वाला सब्जी बेच रहा है, सब्जी वाले के साथ उसकी लड़की भी सब्जी बेच रही है। इस तरह से एक पैडागॉजिकल जो टर्म है आपके लिए, पाठ पढ़ने से पहले यदि बच्चों को ध्यान से आप चित्र समझने का मौका दिया जाए तो उनमें चित्र अवलोकन का कौशल होगा। जिस तरह से मैंने आपको चित्र में हर चीज़ इस वजह से बताई कि इसी तरह से आप बच्चों के समक्ष इस चित्र को प्रस्तुत करें, बच्चे इस चित्र को देखें और फिर आप चित्र के प्रति क्वेश्चंस बच्चों से करेंगे, प्रश्न पूछेंगे तो बच्चे इस चित्र का अवलोकन क्या क्या किया है इसे आसानी से बताएंगे। तो इस तरह से बच्चे चित्र के माध्यम से भी सीख सकते हैं। अब आगे जो बात है आपके लिए, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं हम उन पर चर्चा करेंगे जो बहुत ज़रूरी है, हम सिर्फ उन्हीं को पढ़ रहे हैं यहाँ पर। अब आगे देखते हैं अपन, जैसे कि घर का काम है, एक लड़की है पढ़ाई भी कर रही है और अपनी माँ के साथ, ये दीपाली है जो कि पढ़ाई भी करती है और अपनी माँ के साथ घर का काम भी करवाती है, और दोपहर को अपने भाई बहनों को स्कूल से वह घर लाती है, शाम को वह सभी बच्चों के साथ गली में खेलती है और फिर घर आ जाती है और अपनी माँ के साथ शाम का खाना भी पकवाती है। और फिर जब बहुत रात हो जाती है, जब सोने का समय होता है, तो वह अपने भाई बहनों को पढ़ाती भी है क्योंकि वो उनसे बड़ी है। तो इस तरह से एक लड़की के यहाँ पर बातें बताई गई है कि अपने से छोटे बच्चों का वो किस तरह से ध्यान रखती है। तो आप बच्चों से इस पर प्रश्न कर सकते हैं कि उनका सोने का समय क्या है, खेलने का समय क्या है, और इस तरह से कक्षा में एक बातचीत का माहौल तैयार कर सकते हैं। यहाँ बोला गया है, बातचीत के दौरान यह संदेश मिलना आवश्यक है कि सभी काम महत्वपूर्ण है क्योंकि कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता। यदि बच्चों द्वारा बताए गए कामों में लिंग विषमता पाई गई तो उन कारणों पर चर्चा करना अच्छा रहेगा। देखिए, मैं यहाँ पर आपको ये बताने वाली हूँ, जैसे कि यहाँ पर चित्र में जो दीपाली है वह माँ के साथ काम में हाथ बटा रही है। तो इस चित्र को देखकर बच्चों में यह भावना नहीं आनी चाहिए कि सिर्फ लड़कियां ही हैं जो माँ के साथ घर का काम करती है। ठीक है, इसमें बराबर में लड़कों को भी हाथ बटाना चाहिए। इसमें अगर ऐसा सोचना है कि लड़कियां ही घर का काम करती है तो ये लिंग विषमता को बढ़ावा देता है। कक्षा में शिक्षक को इस बात को बिल्कुल ध्यान से बच्चों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। आपका जो ये चैप्टर था काम अपना अपना, इसमें जो भी इम्पोर्टेंट बात थी लिंग विषमता की, हमने उस पर चर्चा की। हम इससे अगला चैप्टर भी देखते हैं, छू कर देखें। अब 13 नंबर का जो चैप्टर है, छू कर देखें। हर चीज़ बच्चे छू कर देखें, मोटी है, बड़ी है, छोटी है, इस तरह से टेढ़ा है, तो बच्चे इन चीज़ को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। अब यहाँ पर एक बच्चा बैठा हुआ है, आप देखें इसको चश्मा लगा हुआ है, मतलब ये आँखों से देख नहीं सकता। यहाँ पर ये चश्मा लगा हुआ है और एक ही पुस्तक पढ़ रहा है, किताब है इसके हाथ में जो कि छू कर अपने दोनों हाथों से देख रहा है। तो यहाँ पर एक व्यक्ति बोल रहा है कि मेरे भैया हैं रवि जो कि कॉलेज में पढ़ाते हैं, कॉलेज के बच्चे उनकी इज्जत बहुत करते हैं, कुछ तो उनसे पढ़ने घर भी आते हैं। रवि भैया को संगीत सुनने, नाटकों में भाग लेने, दोस्तों के साथ घूमने और बातें करने का बहुत शौक है, खूब हंसते हंसाते भी हैं। अब यहाँ पर बात हो रही है कि उनके हाथ में एक सफ़ेद छड़ी है और वे घर के अंदर पूरा बिना देखे घूम सकते हैं और अपना काम भी वो स्वयं ही करते हैं। उन्हें यदि कोई ज़बरदस्ती सहारा देता है तो वो नाराज़ हो जाते हैं। मतलब ये बात है कि जो व्यक्ति आंखों से नहीं देख सकते हैं, आप उनकी यदि मदद करने की कोशिश करेंगे तो यदि वो कर सकते हैं तो उन्हें वह अच्छा नहीं लगता है।
उनमें हीन भावना का विकास होता है। तो इस तरह से एक व्यक्ति है जो आँखों से देख नहीं सकता है लेकिन वह कॉलेज में पढ़ाता है। यहाँ पर एक पैडागॉजिकल जो टर्म है, कहानियों में बच्चे रुचि लेते हैं तथा कहानी के पात्रों की मदद से संवेदनशीलता पैदा की जा सकती है। देखो, बच्चे जो होते हैं, छोटे होते हैं, उनका संसार जो होता है कहानी और कविताओं से ही भरा होता है। यदि आप उन्हें कहानी और कविताओं के माध्यम से सिखाएंगे तो वे बहुत ही उत्सुकता से, संवेदनशीलता से सीखेंगे। फिर आगे बात हो रही है कि आप इस तरह से अनुभव करें। बच्चे इस तरह का खेल खेले कि आँखों पर यदि पट्टी बांधते हैं तो उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता है, तो किस तरह से वह देख सकते हैं, किस तरह से महसूस कर सकते हैं। अब स्वयं को किसी और की परिस्थिति में रखने से हम उनकी समस्याओं को बेहतर समझ पाते हैं। जब भी आप किसी व्यक्ति को देखते हैं तो आपको उनकी समस्याओं का बेहतर तरीके से यदि समझना है तो पहले आप स्वयं को उस परिस्थिति में देखें, फिर जाकर के आप उस समस्या का हल निकाल सकते हैं। जैसे ये व्यक्ति था जिसे आँख से दिखाई नहीं देता था, तो यदि बच्चे आँख मिचौनी का खेल खेल सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं जीवन के इस पहलू को, इस समस्या को। आगे बात हो रही है ब्रेल के बारे में। अब ब्रेल लिपि जो है क्या है? तुमने देखा कि रवि भैया एक खास तरह की किताब पढ़ रहे थे। किताब कैसी थी? वे छूकर महसूस कर रहे थे। लुई ब्रेल फ्रांस देश का रहने वाला था। ये जो लुई ब्रेल था, ये कहाँ का था? फ्रांस देश का रहने वाला था। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो इस पूरे पैरा को आप अच्छे से देखें। जब वह 3 साल का था तब एक दिन अपने पिता के औजार से खेल रहा था। अचानक एक नुकीले औजार से उसकी आंखों में चोट लग गई और आंखें खराब हो गईं। उसे आंखों से दिखना बिल्कुल बंद हो गया। उसकी पढ़ने में बहुत रुचि थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह पढ़ने के लिए तरह तरह की तरकीबें सोचता रहा। आखिर उसने ढूंढ ही लिया एक तरीका छूकर पढ़ने का। ये बाद में ब्रेल लिपि के नाम से जाने लगी। इस तरह की लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। उभरे होने के कारण इन्हें छू कर पढ़ा जा सकता है। यह लिपि जो होती है 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। आजकल ब्रेल में नए नए परिवर्तन हुए हैं जिससे इसे पढ़ना लिखना और भी आसान हो गया है। ब्रेल लिपि अब कंप्यूटर के द्वारा भी पढ़ी जाने लगी है। देखिए इसमें कितनी इम्पोर्टेंट बातें हैं। यह 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु होते हैं। इन्हें छूकर पढ़ा जा सकता है। अब ये कंप्यूटर के द्वारा भी लिखी जाने लगी है। ब्रेल जो थे वो कहाँ के थे? फ्रांस देश के रहने वाले थे। देखिए मैं जिस लाइन पर अंडरलाइन कर रही हूँ, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। और जब वे छोटे थे तो औजार से, किसी नुकीले से उनकी आंखों में चोट लग गई, आंखें खराब हो गई, दिखना बिल्कुल बंद हो गया। वह पढ़ने की तरह तरह की तरकीबें सोचता रहता था। फिर उसने इस ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। तो इस तरह से लुई ब्रेल के बारे में बताएगा कि किस तरह से वे इस लिपि तक पहुँचे। बच्चे ब्रेल लिपि को देखेंगे तो बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। यदि आप बच्चों के समक्ष इस लिपि को बताएं तो वे बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। और ब्रेल लिपि की जानकारी देते समय बच्चों को वास्तविक ब्रेल शीट दिखाना सबसे अच्छा होगा। ये 6 बिंदुओं पर आधारित होती है, नुकीले औजार से मोटे कागज के अक्षरों पर बनाई जाती है। तो इस तरह से इस जो चैप्टर था इसमें ब्रेल लिपि के बारे में महत्वपूर्ण बात और जीवन के अनुभव को स्वयं उस समस्या के साथ रखने पर ही मिलना, इस बात को मुख्य बताया गया है। और जो आपका चैप्टर था, चैप्टर 13 छूकर देखें। और हमने इस वीडियो में 3 चैप्टर लिए हैं, 9, 12 और 13। यदि आपको वीडियो अच्छे लगते हैं और आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिल सके। NCERT का पूरा मटेरियल आपको मेरे
चैनल मैथ्स विथ नीलम पर प्रोवाइड हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। जब तक के लिए आप सभी को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम।